सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो उत्तर प्रदेश में आज से गेहूं खरीद शुरू हो रही है। इस बार योगी सरकार 15 दिन पहले ही गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा सके। इस बार योगी सरकार ने प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है और इसके लिए बाकायदा 6000 खरीद केंद्र भी खोले जा रहे हैं। तो आज से गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है। 15 दिन पहले ही गेहूं की खरीद को शुरू कर दिया गया है। किसानों की गेहूं की फसल तैयार खड़ी है, जिसकी कटाई का काम अब तेजी पकड़ता दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि आने वाले समय में किसान अपना गेहूं लेकर बाजार में आएगा, जिसको देखते हुए योगी सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस साल 15 दिन पहले से गेहूं खरीद करने की व्यवस्था कर दी। वैसे तो सरकार एक तय मानक के मुताबिक खरीद करती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि जो भी फसल क्रय केंद्रों पर आएगी उसे खरीदना होगा। इसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, लक्ष्य कोई मान्य नहीं रखता, जितना गेहूं आएगा उतना खरीदने के लिए तैयारी होनी चाहिए। वैसे तो पूरे प्रदेश में गेहूं की खरीद होगी, लेकिन कुछ जगहों पर गेहूं कटाई का काम थोड़ी देर से शुरू होता है। ऐसे में सरकार ने उन जगहों को छोड़कर पहले उन जगहों पर खरीद केंद्र खोल रही है जिन जगहों पर गेहूं की कटाई और मड़ाई का काम पहले होता है। बुंदेलखंड के भीतर जो झांसी और बादा मंडल हैं, आगरा मंडल के भीतर मथुरा और आगरा में, और उसी तरीके से सहारनपुर के एरिया में कुछ जगहों पर क्रय के काम शुरू किए जाएंगे। सरकार ने गेहूं खरीद के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया है ताकि किसानों को कम से कम मुश्किल का सामना करना पड़े। किसानों की सुविधा को देखते हुए योगी सरकार ने 75 जिलों में 6000 क्रय केंद्र खोले हैं, जहां किसान अपनी फसल को बेच सकेगा। इन क्रय केंद्रों में 4250 क्रय केंद्र सहकारिता विभाग के होंगे, जबकि पीसीयू, पीसीएफ, यूपीएसएस और एफआईसी के क्रय केंद्र होंगे, जिसकी मदद से योगी सरकार इस बार 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया है। देखा जाए तो संपूर्ण प्रदेश का सभी विभागों का मिला के 55 लाख मीट्रिक टन का इंगित किया गया। उसमें लगभग 34 लाख मीट्रिक टन हमारा सहकारिता विभाग का तीनों एजेंसियों का है। वैसे जो किसान हैं वो तो व्यवस्था से पूरी तरह से वाकिफ हैं, फिर भी योगी सरकार ने संक्रमण को देखते हुए टोकन सिस्टम लागू किया है ताकि किसान अपने नंबर पर फसल बेचने आए और बेचकर चला जाए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता जा रहा है, उनको सीरियल वाइज जो है टोकन इशू किए जाएंगे, जिससे कि कम संख्या में बुलाए जाएंगे और जो उनको इंटीमेशन जाएगा टोकन में डेट उनको जो जाएगी उसके हिसाब से वो आकर के अपना गेहूं ला करके क्रय केंद्र पर तोला सकते हैं। ये व्यवस्था नई नहीं है, क्योंकि योगी सरकार इस व्यवस्था के तहत पहले भी खरीद कर चुकी है। पिछले साल जब कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच किसानों की फसल खरीद की सरकार ने व्यवस्था की थी, तो इसी सिस्टम का सरकार ने सहारा लिया था। लॉकडाउन के दरमियान भी हम लोगों ने गेहूं की खरीद जो है वो 15 अप्रैल से हम लोगों ने शुरू करा दी थी, और उसमें ये व्यवस्था उनको दे रखी थी कि सीमित संख्या के भीतर वो आएंगे और आकर के अपने गेहूं का वो विक्रय एमएसपी के आधार पर कर सकते हैं। किसान अपनी फसलों को काटने और उसे बाजार में बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी क्रय केंद्रों में खरीद को लेकर तैयारी पूरी कर चुके हैं। बैंकों से बात हो चुकी है ताकि किसानों की फसल की कीमत देने में देर न हो। हमने पैसे की इंतजाम करवा लिए हैं, बैंकों से हमारा जो है वो स्वीकृति पत्र प्राप्त हो चुकी है। इस बार किसानों को ज्यादा फायदा देने के लिए सरकार ने गेहूं के दामों में 50 रुपए प्रति कुंतल ज्यादा देने का ऐलान किया है। मतलब साफ है कि सरकार पिछले साल की तुलना में 1975 रुपए प्रति कुंतल किसानों को दाम देगी। इसके साथ ही किसानों को 20 रुपए प्रति कुंतल खर्च देना होगा। सरकार के मुताबिक सुबह 9 बजे से खरीद केंद्र खुलेंगे और शाम 6 बजे तक खरीद होगी, जिससे गेहूं की खरीद ज्यादा से ज्यादा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्रय केंद्रों को सरकार की तरफ से खोल दिया गया है, वो भी 15 दिन पहले। आप किस तरह की व्यवस्था इन क्रय केंद्रों पर की गई है ताकि जो किसान अपनी फसल को लेकर वहां पर पहुंचे उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो और जल्द से जल्द उनका अनाज भी बिक जाए?
निश्चित रूप से अगर बात करें तो जिस तरीके से क्रय केंद्रों पर इस बार व्यवस्था की गई है वो पिछली बार से थोड़ा हट करके है। पारदर्शिता लाने के लिए और किसान को समुचित मूल्य मिल सके उसके लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। राजस्व विभाग के अभिलेखों को एफसीआई के जो रजिस्ट्रेशन है उसके साथ जोड़ा गया है, जियो टैगिंग कराई जा रही है, जिससे कि जो बिचौलिए हैं और जो खाद माफियाएं हैं उन पे पूरी तरीके से लगाम कसी जा सके। प्रशासन को सख्त संदेश दिए गए हैं। किसानों को किसी भी तरीके की जो है यहाँ पर अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है उसके लिए प्रशासन की भी जिम्मेदारी तय की गई है। सहकारिता विभाग की माने तो अभी यहां पर 3 क्रय एजेंसियों के द्वारा यहां पर लगभग 65% कुल खरीद का यहां पर खरीदना है। तो ऐसे में पीसीयू, पीसीएफ और यूपीएसएस के तीनों के एमडीज को कल दौरे पर भेजा गया है और साथ ही साथ आज नोडल बना करके उनको तमाम जनपदों के दौरे पर भेजा गया है, जिससे किसानों को जो दिक्कत आ रही है वो कर सके। और साथ ही साथ 15 दिन बाद जब विस्तृत रूप से जब ये खरीद शुरू होगी तो ऐसे में किसानों को वो पूर्ण व्यवस्थाएं मिल सके जिसके वो हकदार हैं। प्रशांत, एक सवाल और ये भी जवाब दे दीजिए कि टोकन सिस्टम को लागू किया गया है, ये टोकन सिस्टम किसान किस तरह से लेगा, ये टोकन को किस तरह से लेगा और किस तरह से अपनी बारी का इंतजार करेगा? जैसे कि एफसीआई की वेबसाइट पे, खाद्य एवं रसद की वेबसाइट पे जाके जब रजिस्ट्रेशन होगा तो लगभग अभी तक 1,70,000 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उसके बाद में उनके क्रय केंद्र पर जाने के बाद में उनको एक टोकन व्यवस्था दी जाएगी और वो टोकन का जब नंबर आएगा तो उसी अनुपात में उनकी गाड़ियां खड़ी कराई जाएंगी और टोकन के हिसाब से ही उनकी गाड़ियों की वहां पर तौल होगी। और ठीक है, तो पूरी तरह से सरकार की तरफ से व्यवस्था कर ली गई है। क्रय केंद्र 15 दिन पहले खोल दिए गए हैं ताकि किसान अपने अनाज को क्रय केंद्रों पर उचित दाम पर बेच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गाजियाबाद से खबर लेते हैं। यहां पर बॉन्ड से 150 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश की जा रही है। जी हां, गाजियाबाद नगर निगम ने एक बॉन्ड जारी किया है। देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड होगा ये। बॉन्ड से करीब 150 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे और जो पैसे आएंगे उसमें उसका इस्तेमाल होगा टीएसटीपी प्लांट के निर्माण के लिए। गंदे पानी को, टीएसटीपी क्या है, गंदे पानी को इससे साफ किया जाएगा और फिर इसका इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम ने तो बॉन्ड जारी कर दिया है और देश का पहला ये ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड होगा जिसको कि निगम में ही काम लाया जाएगा। 150 करोड़ रुपए का इससे लक्ष्य रखा गया है फंड जुटाने का, जिसका इस्तेमाल टीएसटीपी प्लांट के निर्माण में गंदे पानी के शोधन में किया जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रयोग के लिए इस पानी को इस्तेमाल किया जाएगा। बातचीत करने के लिए अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बहुत बड़ी बात है कि देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड ये होने वाला है। किस तरह से इसको लेकर नगर निगम की सोच है और किस तरह से इस पैसे का इस्तेमाल होगा? लगता है अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन हम एक बार फिर से आपको बता दें कि जो लोग गाजियाबाद में रहते हैं वो अब बॉन्ड खरीद सकते हैं, वो भी देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, और इसे लॉन्च किया है गाजियाबाद नगर निगम ने। इस बॉन्ड के जरिए 150 करोड़ रुपए जमा करने का लक्ष्य है, जुटाने का लक्ष्य है, जिसका इस्तेमाल टीएसटीपी प्लांट के निर्माण में होगा, जिसमें गंदे पानी को साफ किया जाएगा और फिर औद्योगिक क्षेत्र में इसको इस्तेमाल करने लायक बनाया जाएगा। तो इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम ने ये बॉन्ड जारी किया है। देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड ये कहलाएगा और बॉन्ड्स के जरिए 150 करोड़ नगर निगम जुटाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। बातचीत करने के लिए अमित एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमित, पहला ग्रीन बॉन्ड है ये और कहा जा सकता है कि नगर निगम ने बहुत आगे की सोची है, 150 करोड़ का लक्ष्य रखा है। किस तरह से इस पैसे का इस्तेमाल करेगा नगर निगम गाजियाबाद का? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, सन 2016 से बॉन्ड जारी करने का प्रयास किया जा रहा था प्रदेश सरकार की ओर से। साल 2019 में लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम को बॉन्ड जारी करने की मंजूरी भी दी गई थी। इसके बाद सेबी से अधिकृत एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग कराई गई, जिसके बाद इंडिया रेटिंग जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा गाजियाबाद नगर निगम को रेटिंग दी गई है, जिसके बाद 150 करोड़ का ग्रीन बॉन्ड इन्होंने जारी किया है, जिसके तहत जो भी जितने भी वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होंगे उनको निर्माण कार्य किया जाएगा। और जो नगर निगम अब तक चलिए, अमित का एक बार फिर से फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारा। तो लेकिन अमित बता रहे थे कि किस तरह से पहले इसकी लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग के बाद अब ये बॉन्ड जारी किया गया है, जिसका जो कामकाज, जो फंड जुटाया जाएगा उस फंड से जो ट्रीटमेंट है पानी का उसको किया जाएगा और फिर औद्योगिक क्षेत्र में इसे दिया जाएगा। चलिए, बात अब छोटी बचत पर करें तो छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती का प्रस्ताव
वापस ले लिया गया है। मतलब बैंकों और डाकघरों में जमा धन पर आपको पुरानी दर से ही अब ब्याज मिलता रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्याज दर में कटौती के आदेश को वापस लेने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार पुरानी दर को लागू रखेगी। सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो वित्त वर्ष 2020-21 के आखिरी तिमाही में थी, यानी मार्च 2021 के ब्याज दर की जो है वो आगे भी आपको मिलती रहेगी। वो जारी किए गए हैं और इस आदेश को जो कल एक सरकार ने लागू किया था उसको फिर से वापस ले लिया गया है। बातचीत करने के लिए अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, कल सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो छोटे निवेशक है जो बॉन्ड खरीदते हैं उस पर ब्याज दर को घटा दिया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, दोबारा से वही रहेगा जो 2020-21 में जो दर थी। तो इसको रोल बैक करने के पीछे की क्या वजह है? जी, मैं आपको बता दूं, इसे एक राहत भरी खबर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि महंगाई कई मोर्चों पर अपना फन उठा रहा था, तो ऐसे में जब जो छोटी छोटी बच्चे हैं, खास करके जो मध्यम परिवार है, गरीब परिवार है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, वो अपने इन छोटे छोटे जो निवेश तय करते हैं ताकि उन्हें कुछ रिटर्न मिल सके। और अगर सरकार उस पर भी अगर कुठाराघात करती तो उनके लिए काफी निराशाजनक थी। लेकिन सरकार का आज का फैसला ये काफी अहम लगता है, क्योंकि अब जो लोग हैं वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो या फिर एनएसएस जो एनएससी है या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स पर मिलते हैं। इसी तरह किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे तमाम ऐसे स्कीम्स जो स्मॉल जो सेविंग्स स्कीम्स होते हैं उससे ब्याज दर कटौती करने का ऐलान किया गया था। अब इसे वापस रिस्टोर कर दिया गया, यानी जो आदेश था वो उसे वापस ले लिया गया है। यानी आम जनता के लिए काफी राहत भरी खबर। बिल्कुल, आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। और जो छोटे छोटे निवेशक है जो छोटे छोटे पैसे लगाते हैं अपने चीजों में, वो से केंद्र सरकार ने उस बात को ध्यान में रखा और शायद यही वजह है कि उन्होंने जो फैसला कल लिया था आज उसको बदलकर पुरानी व्यवस्था को ही लागू रखा है। तो आज से 45 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को टीकाकरण तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। तो 45 साल से ऊपर के लोगों को आज से वैक्सीन लगना शुरू होगा। चौथे चरण का ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा और इस पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन अयूब लखनऊ से, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से और हिमांशु हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, सबसे पहले तो ये बताइए, आज 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगने वाली है, इसको लेकर किस तरह की तैयारी और कितने लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है? देखिए, जो बड़ी तब्दीली की गई नियम में वो ये है कि जो कोमार्बिड यानी गंभीर रोग से पीड़ित लोग थे 45 से 59 साल के बीच में, उनको वैक्सीन लगाने की इजाज़त थी। लेकिन अब सामान्य व्यक्ति भी, ये बहुत बड़ी खबर है कि सामान्य व्यक्ति भी अब 45 या उससे ऊपर का है अगर कोई, तो वैक्सीन लगा सकता है। अब आप नज़ारे देखिए ज़रा, सिविल अस्पताल लखनऊ के भारी तादाद में लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े हुए हैं। हालांकि ये जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका थोड़ा सा आपको उल्लंघन होता हुआ भी दिखाई देगा। लोग बहुत सटे सटे हैं क्योंकि दूरी ज़रूर बनानी चाहिए, लेकिन ये एक उत्साह भी है जिसमें भारी तादाद में लोग यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर हैं। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रोसेस है, आप जब देखें वेटिंग एरिया में कितनी लंबी भीड़ है। तो यानी कि आज जो ओपन हुआ है 45 या उससे साल के ऊपर का मामला, तो ऐसे में भीड़ ज़बरदस्त बढ़ी है। और सुबह का वक्त आप साफ तौर से देखें, खुद जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी एक के ऊपर 3-3, 4-4 लोग खड़े हुए हैं। ये पूरा एरिया है जो कहते हैं यहाँ पर वेटिंग का, यानी कि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो ये वेटिंग एरिया है। सामने वैक्सीनेशन रूम है, वैक्सीनेशन रूम के सामने भी लंबी भीड़ लगी हुई है और वहाँ पर लोग अपना टीका लगवाने के लिए लगे हुए हैं। तो यानी कि आज के बाद जो ये ओपन किया गया है 45 या उससे साल के ऊपर लोगों को टीका लगवाने का पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। हालांकि कहा गया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अलाउद्दीन करवाने का, लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा दिख रही है। आएंगे आपके पास, लेकिन उमेश के पास इस वक्त चलते हैं। उमेश, मेरठ का क्या हाल है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं और फिर आके अपना वैक्सीन लगा सकते हैं, तो वहां पर किस तरह की स्थिति? क्योंकि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रहा है और जो ठीक ठाक है, बिल्कुल किसी तरह की गंभीर बीमारी नहीं है, उनको भी वो भी वैक्सीन लगा सकते हैं। तो किस तरह की तैयारी, किस तरह का वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? उमेश, आवाज आ रही है आपको?
जी हाँ, देखिए 45 साल से ऊपर के लोगों को आज मंगल टीका लग रहा है और लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हम कुछ लोगों से सीधा बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर आज टीका लगवाने को लेकर वो कितना उत्साहित हैं। भाई साहब, ये बताइए कि आज आपको टीका लगने जा रहा है, कितना उत्साहित हैं? तो बहुत समय से इंतजार देख रहे थे कि चलो ये दिन कब आएगा। बहुत उत्साहित है। हम तो सुबह 8 बजे आ गए यहाँ पर और वेट में हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी, आज आपको टीका लगने जा रहा है, कितना उत्साहित हैं आप? मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। मैं तो बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी कि कब हमारी एज जो है इस रेंज में आए कि हम भी टीका लगवा सकें। ठीक है, तो बहुत उत्साह है और उत्साह की वजह से ही लोग कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कोविड से भी बचना है और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि वो दूसरों को भी ये सीख दे रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए। हिमांशु भी आगरा से आए। हिमांशु, आगरा में क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह की तैयारी? पूरी तरह से तैयार है कोरोना वैक्सीन को लेकर, चूंकि अब तक जो था वो 45 प्लस ऐसे लोग जो बीमार रहते थे उनको लगता था, लेकिन अब पूरी तरह से छूट दे दी गई है। 45 के ऊपर कोई उसको लग सकता वैक्सीन। तो आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज का नज़ारा आप देखिए। यहाँ ये लोग जो बैठे हैं ये हालांकि 50 प्लस हैं, लेकिन कुछ देर बाद अभी चूंकि वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है, तो जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो 45 वाले भी आएंगे और 45 के ऊपर वाले आएंगे। तो एक तरह से बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि कोरोना की ये जो दूसरी लहर है, इस बीच इतना बड़ा फैसला लेना, इतनी बड़ी छूट देना कि 45 के ऊपर, यानी ज़्यादातर लोग जो 45 के ऊपर हैं, कामकाजी हैं, तो उनको वैक्सीन लगेगी तो लोग सुरक्षित होंगे। बिल्कुल, तो कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर यह फैसला लिया गया कि 45 साल से ऊपर के लोग भी कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे, चाहे वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है या नहीं है।